नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। देखिए, पीएम मोदी को घेरने वाला एक नया वीडियो आया है और उसमें ऐसा क्या दिखा है कि बीजेपी ने राहुल प्रियंका के खिलाफ गदर काट दिया। आज आपको दिखाऊं। पोस्टर वॉर में अब बीजेपी का कांग्रेस पर भयंकर पलटवार। नेहरू एडवीना की कैसी तस्वीरें लहरा दी गई। आज पीएम मोदी के खिलाफ जो किताब लहराई, राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने ही एक्सपोज कर दिया क्या? ओम बिरला को हटाने की तैयारी में राहुल गांधी को अपनों ने धोखा दे दिया है क्या? इसके अलावा योगी, ममता, हेमंता, 3 चुनावी राज्य, 3 मुख्यमंत्री और तीनों को लेकर कोहराम क्यों मच गया है? हेमंता और ममता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ गई? बंगाल और असम में क्या होने वाला है? योगी का खुला ऐलान, कयामत नहीं आएगी, बाबरी दोबारा नहीं बनेगी। किस किस को आग लग गई? साथ ही बांग्लादेश को मारकर कोहनी, आईसीसी के हाथों कितने डॉलर में बिका पाकिस्तान? इंडिया से मैच पर क्या सीक्रेट डील हुई? पाकिस्तान की नौटंकी पर ऐसी छीछा लेदर जिसे देखकर आप हंसते हंसते गिर जाइएगा। यह चैप्टर देख लीजिएगा। और 4 नंबर से लेकर 10 नंबर लाने वाले भी क्या डॉक्टर बनेंगे? नीट पीजी में क्या गजब हो रहा है जिस पर पब्लिक परेशान है? मेडिकल की सीट भरने के लिए ऐसा काम, लोग क्यों बोले डॉक्टर के पास जाने से डर लगेगा? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे कि भगवान शिव के अगर 8 पुत्र थे तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के अलावा 6 कौन है? आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास, पीएम मोदी को घेरने वाला नया वीडियो आया। ऐसा क्या दिखा कि बीजेपी ने राहुल प्रियंका के खिलाफ गदर काट दिया? पोस्टर वॉर में अब बीजेपी का कांग्रेस पर भयंकर पलटवार। नेहरू एडवीना की कौन सी तस्वीरें लहरा दी? पीएम मोदी के खिलाफ जो किताब लहराई, राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने ही एक्सपोज कर दिया क्या? और ओम बिरला को हटाने की तैयारी में राहुल गांधी को अपनों ने ही धोखा दे दिया है क्या? सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने संसद में बड़ा प्लान बनाया था। किताबें लहरा रहे थे, संसद नहीं चलने दी जा रही थी, महिला सांसदों को आगे करके सीन क्रिएट करने में लगे हुए थे। लेकिन ये सारे दांव फेल हो चुके हैं और पूरा खेल पलट चुका है, क्योंकि जो किताब राहुल गांधी लहरा रहे थे उसी पर वो फंस गए। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो संसद नहीं चलेगी, आज संसद चल रही है, बजट पे चर्चा भी हो रही है। जिन राहुल गांधी ने महिला सांसदों को आगे करके नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने का प्लान बनाया था, वो भी संसद के अंदर के एक नए वीडियो से एक्सपोज हो चुका है। इस वीडियो में ऐसा क्या दिखा कि बीजेपी ने राहुल प्रियंका के खिलाफ गदर काट दिया? कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, आज आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की जिस किताब पर राहुल गांधी इतना बवाल काटे हुए थे, एक एफआईआर होते ही कैसे राहुल गांधी के हाथ में ना तो अब वो किताब नजर आ रही है, ना ही राहुल गांधी के तेवर वैसे दिख रहे हैं। बाजी ऐसी पलट गई कि राहुल गांधी बुक के प्रकाशन पर सफाई दे रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ का 3 साल पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, लेकिन खुद पूर्व आर्मी चीफ ने कैसे राहुल गांधी का सारा एजेंडा एक झटके में खत्म कर दिया, यह भी आपको दिखाऊंगा। इधर राहुल गांधी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उधर इंडी वालों ने लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो दांव खेला उसमें भी उनकी फजीहत हो रही है। भाई, ये लोग नोटिस तो ले आए स्पीकर को हटाने का, लेकिन उस नोटिस में राहुल गांधी के साइन क्यों नहीं थे? उस नोटिस में टीएमसी सांसदों के साइन क्यों नहीं थे? यह सब भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज दिन भर संसद में जो तूफानी टकराव हुआ है दोनों तरफ, उसकी एक झलक देखिए। अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता? And the time has come when India should impeach Rahul Gandhi and the Congress party from politics. This is the image that you have to understand. संसद में मचे इस घमासान में सबसे पहले बात उस नए वीडियो की जिसने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े प्लान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। कई दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस ये माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी लोकसभा में स्पीच देने नहीं आए, डर गए, भाग गए। लेकिन आप नए वीडियो से पूरा सच देखिए कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा के अंदर कैसा प्लान बनाया हुआ था। 4 फरवरी को लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की महिला सांसद एक बड़ा सा पोस्टर लेकर
कैसे पीएम की सीट के पास गई थी, अब उसका एक नया वीडियो आ गया है, जिस वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण टालना पड़ा। लोकसभा में 4 फरवरी की घटना का यह नया वीडियो सामने आते कई सवालों के जवाब मिल गए। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। इस वीडियो में दिखता है कि मंत्री हाथ जोड़ जोड़कर, आप देखिए गिरिराज सिंह को, वो हाथ जोड़कर महिलाओं से कह रहे हैं कि हट जाइए, ये सब मत कीजिए भाई। और आप देखिए कि ये लोग कैसे, वो जो आप आगे कुर्सी देख रहे हैं वो पीएम की कुर्सी है भाई, वहां पीएम को बैठना होता, पूरा रास्ता छेक लिए ये लोग। कल को वहां कुछ ऐसी घटना हो जाए, मान लीजिए पीएम को सिक्योरिटी देने वाले जो लोग हैं उनमें से किसी को हाथ लग जाए, फिर तो बवाल कट जाएगा कि भाई महिला सांसद के साथ ऐसा हो गया, महिला सांसद के साथ वैसा हो गया। ये लोग क्या चाहते थे? यही बवाल करना चाहते थे क्या? वरना आप पूरा पीएम का जाने का रास्ता ही ये लोग रोक दिए भाई। पीएम कहां से जाएंगे? उड़ के जाएंगे। कांग्रेस की महिला सांसद किसी को सुनने को तैयार नहीं थी, हाथ जोड़ जोड़ के विनती हुई। वहां आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं, पीयूष गोयल दिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो बकायदा हाथ जोड़ दिए, फिर भी ये लोग नहीं रुके। इस क्लिप में साफ दिख रहा है कि लोकसभा के अंदर का माहौल काफी गर्म था। बीजेपी की भी महिला सांसद आगे आ गई। ये तो गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद सीनियर मंत्री और सांसदों ने कोई आमना सामने नहीं होने दिया। बताइए, इधर से बीजेपी की महिला सांसद, उधर से कांग्रेस की, कुछ हो जाता, कौन लेता जिम्मेदारी भाई? कांग्रेस के इस तरह के अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से दिया जाता तो क्या होता? बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इसीलिए आप देखिए स्पीकर ने कहा था कि हमने रोक दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप मत आइए, ये माहौल नहीं, ये माहौल है प्राइम मिनिस्टर के आने का। आप बताइए ये कौन सा प्रदर्शन है? ये क्यों हो रहा है? क्या हासिल करना चाहते थे ये लोग इससे? आप सुनिए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को, संसदीय कार्य मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्यादा संख्या बल है। अगर बीजेपी के सांसद अग्रेशन में आ जाते तो आप कल्पना कर लीजिए कैसा बवाल हो जाता। लेकिन बीजेपी ने सदन की गरिमा का ध्यान रखा। सुनिए किरण रिजिजू। कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं। अगर सदन में एक प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है, इससे शेमफुल बात नहीं हो सकती। ये सांसदों का, महिलाओं का अपमान है। मैं फिर कहूंगी कि ये स्पीकर साहब के कौन सा इंटेलिजेंट था जिसमें पुलवामा पहलवान का अटैक तो नहीं मालूम चला, सदन के भीतर पार्लियामेंटेरियन से प्रधानमंत्री को खतरा। आज से आप पहली बार सुन रहे हैं, वो भी 56 के सीने के सामने। 4 फरवरी का जो नया वीडियो है उसे देखकर तो यह लग रहा है कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने पूरी प्लानिंग के साथ और जानबूझकर ऐसा हंगामा किया जिससे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण ही ना हो पाए और राहुल गांधी माहौल बना सके कि देखो देखो डर के भाग गए। क्योंकि आप देखिए कि 4 फरवरी को शाम 5 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई। 5:01 पर कांग्रेस की महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर ट्रेजरी बेंच, जहां सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, वहां पहुंच गई 1 मिनट के अंदर। अगर यह सब कुछ प्लान नहीं था तो बताइए इन महिला सांसदों ने खुद ही इसकी प्लानिंग कैसे कर ली और इसके पीछे मतलब उठे और सीधा 1 मिनट में वहां आ गई। पोस्टर कब छप गया भाई? कांग्रेस की महिला सांसद उस रास्ते में खड़ी हो गई जहां से पीएम मोदी को आना था। आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, वही गलियारा है जहां से पीएम आते हैं। पूरा रास्ता छेक के पीएम का खड़ी हो गई। कहां से आएंगे वो? उस कुर्सी को ही ये लोग घेर लिए जहां पीएम को बैठना होता। जब हंगामे की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए तो कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू किया कि पीएम मोदी महिला सांसदों से डर गए। अरे बॉस, तो कांग्रेस चाहती क्या थी? कि देश के प्रधानमंत्री उस दिन महिला सांसदों से भिड़ जाते कि हटो हटो मुझे बैठने दो। अगर उस दिन गहमा गहमी में कोई अनर्थ हो जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती? और अनर्थ का मतलब यह नहीं होता कि कोई अटैक कर देगा, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। कुछ हाथ ही लग गया, कुछ भी हो गया, कोई गलती से सीढ़ी जैसा एरिया कोई गिर गया मान लीजिए पीएम को सुरक्षा देने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप भूल गए कि इसी संसद में धक्का मुक्की हुई
तो बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। लोग भूल गए हैं क्या बाहर क्या हुआ था संसद के? राहुल गांधी पे धक्का मुक्की का आरोप लगा था। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का लेवल भी सांसदों से अलग होता है। उनकी सुरक्षा से जुड़ी 100 चीजों को देखना होता है। जिस उग्रता से कांग्रेस की महिला सांसद वहां मौजूद थी, उस उग्रता में कोई अनहोनी नहीं होती, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप सुनिए लोकसभा में हुए उस दिन की घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या बताया और जवाब में कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ क्या कह रही हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि बहन जी आप लोग उतर जाओ, क्योंकि आज तक परिपाटी नहीं रहा कि ट्रेजरी बेंच पर आकर के इस ढंग का प्रधानमंत्री को कॉर्डर किया जाए। तो उस दिन बहुत अच्छा हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं आए होते तो कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी। अनहोनी का मतलब बहुत कुछ होता है। तो क्या नए वीडियो डाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक बुरा लड़के सुने सपने, वैसे एक सपना जा रहा है। कभी कहते हैं भंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज़ आ गई है हमारे महिलाएं। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। पहले तो इन लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना बड़ा पोस्टर छपवा के ले गई हैं लोग कि उसको पकड़ने के लिए 6 महिला सांसद को साथ में खड़ा होना पड़ा। तो इतना बड़ा पोस्टर पीएम को थोड़ा दूरी से नहीं दिख जाता? पीएम के कुर्सी के सामने जाके खड़ा होना जरूरी था। इतना बड़ा पोस्टर है कि पीछे भी जाके खड़ी होती तो भर संसद को दिखता। तो आपको पीएम के कुर्सी के पास जाने की क्या जरूरत थी अगर आपके इरादे जो हैं वो नेक थे? लोकसभा में 4 फरवरी को जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर आरोपों को झूठा बताया था। आज बीजेपी के महिला सांसदों ने भी 4 फरवरी की घटना को लेकर स्पीकर को लेटर लिखा। लेटर में 4 फरवरी को हंगामा करने वाली कांग्रेस की महिला सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की गई है। लेटर में कहा गया कि 4 फरवरी को विपक्षी सांसदों ने गंभीर अपराध किया है और कहा गया कि उस दिन लोकसभा में बहुत गंभीर और अप्रिय घटना हो सकती थी। बीजेपी के महिला सांसदों ने कहा कि वो इस घटना से काफी गुस्से में थे, लेकिन सीनियर नेताओं के निर्देश पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही लेटर में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता की तारीफ की गई। जिस तरह से वो सदन को चलाते हैं उसकी प्रशंसा की। एक तरफ आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने तो बड़ी घटना होने से बचा लिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा फेल हुआ तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ले आए, हटाने का नोटिस ले आए कि हटाओ इनको। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस दिया है। नोटिस में विपक्ष के 118 सांसदों के साइन है। दावा है कि नोटिस में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और डीएमके के सांसदों ने साइन किए। हालांकि नोटिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी साइन नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए ऐसा किया गया। नोटिस में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी को न बोलने देना, 8 सांसदों का निलंबन, कांग्रेस की महिला सांसदों का आरोप, अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताया गया। इस नोटिस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कहा कि अगर किसी के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लाना चाहिए। साथ ही लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट है तो 220-230 इनके सांसद हैं, 118 लोग ही क्यों साइन किए हैं? राहुल गांधी के इंडी वाले अपनों ने ही धोखा दे दिया क्या उनको? सब लोग आए भी नहीं साथ में। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहा है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को सोचना होगा, एंड द टाइम हैज कम व्हेन इंडिया शुड इम्पीच राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम पॉलिटिक्स। जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है देश में कहीं न कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो, या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास। इस बीच आज शाम को लोकसभा स्पीकर से जुड़ी बड़ी खबर आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब सदन को नहीं चलाएंगे। स्पीकर ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक उनके खिलाफ आए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी नैतिकता का हाई ग्राउंड लेते हुए लोकसभा स्पीकर ने खुद को चेयर से अलग कर लिया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर राहुल गांधी को उनके गठबंधन के ही दूसरे दलों ने धोखा दे दिया। इस प्रस्ताव को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई खुलकर दिखने लगी है,
क्योंकि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर ममता बनर्जी के सांसदों ने साइन ही नहीं किए। टीएमसी ने कांग्रेस को यह सुझाव दिया था कि पहले विपक्ष अपनी मांगों को लेकर स्पीकर को लेटर लिखे और एक्शन के लिए 3 दिन का समय दिया जाए। अगर 3 दिन में स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने टीएमसी का कोई लोड ही नहीं लिया। हमने आपको कल ही बताया था कि स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के चक्कर में यह प्रस्ताव ला दिया गया और शायद इसलिए टीएमसी ने किनारा कर लिया कि नहीं, हम नहीं साइन करेंगे, जाओ तुम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर विवाद भी हो गया, क्योंकि नोटिस में साल 2026 की जगह साल 2025 लिखा हुआ था और ऐसा एक जगह नहीं, 4 जगह ये लोग तारीख गलत लिखे हुए थे। अब सोचिए, विपक्ष इतना बड़ा कदम उठा रहा है, सीधे लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस ला रहा है और उसमें भी तारीख को लेकर इतना बड़ा ब्लंडर कर दिए लोग विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं कि तारीख तो कम से कम ढंग से लिख देते। हालांकि बाद में प्रस्ताव में जो गलती थी उसको ठीक किया गया और नया नोटिस दिया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही तो सीरियसनेस है, डेट तक नहीं पढ़ के जारी किए। स्पीकर को हटाने से जुड़े नोटिस में पहले तारीख गलत हो गई। टीएमसी ने भी नोटिस पर राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को उस किताब पर लगा, जो किताब वो कई दिनों से लहराकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर फंस गए, क्योंकि किताब को लेकर राहुल गांधी को झटके पे झटका देने वाली खबरें आई। पहली खबर यह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी, क्योंकि जिस बुक को अभी छपने की मंजूरी नहीं मिली उसकी कॉपी कैसे सार्वजनिक हुई। पुलिस इसे कॉपीराइट चोरी और सेंसिटिव जानकारी का प्रसार मान रही है। इस मामले में जांच की आंच राहुल गांधी तक आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ही किताब को सार्वजनिक तौर पर लहरा रहे थे, जबकि सेना से जुड़ी हुई कोई भी किताब छापने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है, ताकि कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी बाहर न आए जिससे देश के दुश्मन फायदा उठा ले। दूसरी खबर यह है कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब को पब्लिश करने के एक्सक्लूसिव राइट्स जिस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास हैं, उसने खुद बयान जारी कर दिया कि किताब छपे नहीं की, अभी कोई प्रिंट डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं हुआ है, इसलिए जो भी किताब दिखाई जा रही है वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। पेंगुइन इंडिया साफ कह रहा है कि अगर ऐसी कोई बुक किसी के पास है तो उसे जब्त कर लेना चाहिए। साथ में पब्लिशर ने कानूनी एक्शन की भी चेतावनी दे दी। यानी इधर से दिल्ली पुलिस की जांच, उधर से पब्लिशर ने भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और बीच में नेता विपक्ष राहुल गांधी फंस गए। लोग कह रहे हैं कि एक FIR नहीं हुआ कि तुरंत संसद की कार्रवाई भी शुरू हो गई, आज कोई दिक्कत नहीं आई। राहुल गांधी पे सवाल उठने लगे कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई, पब्लिशर कह रहा कि नहीं छापे हैं, तो फिर राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, कैसे मिली? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बुक Amazon पर मिल रही है, जबकि पब्लिशर कह रहा है कि किताब छापे नहीं किए हैं। जब सवाल उठने लगे तो बचाव में राहुल गांधी आर्मी चीफ MM नरवणे का साल 2023 का एक ट्वीट दिखाने लगे। 15 दिसंबर 2023 के इस ट्वीट में आर्मी चीफ ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर कहा था कि उनकी किताब प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। ट्वीट में MM नरवणे ने लिखा कि बुक लेने के लिए इस लिंक को फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। अपने ट्वीट में पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने पेंगुइन इंडिया का पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें पेंगुइन इंडिया ने MM नरवणे की किताब के प्री ऑर्डर का ऐलान किया हुआ था। MM नरवणे के इसी ट्वीट को दिखाकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पेंगुइन पब्लिकेशन किसके दबाव में झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है और इसलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को सच बोलने से रोक रही है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने MM नरवणे का साल 2023 का ट्वीट दिखाया और एक तरह से कह दिया कि पब्लिशर झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब खुद MM नरवणे ने राहुल गांधी को कैसे एक्सपोज कर दिया है। Here is a tweet from Mr. Naravane. जी, ये देख लीजिए please. Either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They are saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. राहुल गांधी पूरे टशन में पूछ रहे थे कि आप आर्मी चीफ पे भरोसा करेंगे या पेंगुइन इंडिया पर। लेकिन शाम होते होते पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने ही पेंगुइन इंडिया के बयान का समर्थन कर दिया। पूर्व आर्मी चीफ ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा कि पेंगुइन इंडिया के बयान को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आर्मी चीफ खुद मान रहे हैं कि यह बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, जो पब्लिशर कह रहा है वो सही है, और राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ पे बहुत भरोसा है।
तो फिर आप वो बताएं कि वो किताब कहां से लाए, क्योंकि आर्मी चीफ भी कह रहे नहीं छपा है, पब्लिशर भी कह रहा नहीं छपा है। बुक पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी ने संसद में कोट कैसे किया? दूसरी बात, तो जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे उसकी प्रामाणिकता पर भी अब सवाल उठ गए, क्योंकि जब खुद पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई, तो फिर किताब का जो कंटेंट राहुल गांधी कोट कर रहे थे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे ही। और जहां तक साल 2023 के ट्वीट का सवाल है, तो वो प्री बुकिंग के लिए था, यानी किताब खरीदने के लिए पहले से बुकिंग करा लीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि किताब पब्लिश हो गई। भाई जैसे फिल्म आती है, मान लीजिए अभी धुरंधर आएगी 19 मार्च को, तो उसके टिकट रिलीज होने के पहले प्री बुक होने शुरू हो जाते हैं। तो टिकट प्री बुक करा लीजिएगा 5 दिन पहले, तो सिनेमा हॉल में पहुंच जाइएगा कि मैंने बुक करा लिया, मुझे दिखाओ। दिखाओगे कैसे नहीं? कई घर लॉन्च होते हैं, अपार्टमेंट लॉन्च होते हैं, अभी नहीं बना होता है, प्री बुकिंग होती है। प्री बुकिंग करके पहुंच जाइएगा सामान लेके कि ना अब हम रहबे करेंगे, हमने तो प्री बुक किया है, घर दिखाओ कहां है। भाई इस हिसाब से तो जो लॉजिक ये लोग दे रहे हैं कि प्री बुकिंग था मतलब किताब छप गई, तो यही लोग पूछेंगे। प्री बुकिंग नहीं समझ में आता इन लोगों को। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है जो कल राहुल गांधी जी ने कहा था, कौन झूठ बोल रहा है। अब प्रकाशक और लेखक दोनों के स्पष्टीकरण के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, और वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि अभी पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। दूसरी तरफ पेंगुइन इंडिया ने बोल दिया है कि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। खुद पूर्व आर्मी चीफ बुक पब्लिशर के सपोर्ट में आ गए। ऐसे में राहुल गांधी का तो सारा एजेंडा ही धराशायी हो गया हर बार की तरह, और बिना पब्लिश बुक को दिखाने के लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। क्योंकि कॉपीराइट उल्लंघन के केस में देश में क्या नियम है वो भी आपको बता देता हूं। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी भी कंटेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। कंटेंट को, यह एक्ट किसी व्यक्ति के कंटेंट के गलत इस्तेमाल, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सुरक्षा देता है। कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। राहुल गांधी पहले संसद में किताब लहरा रहे थे, अब किताब से पोस्टर पर आ गए। आज राहुल गांधी ने खास तौर पर मीडिया को बुलाकर एक पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर में नरेंद्र सरेंडर लिखा था और ट्रंप के सामने पीएम मोदी को सरेंडर वाली मुद्रा में दिखाया गया था कि वो घुटने पर आ गए। इस पोस्टर को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि मेन चीज यही है, इसे समझ लीजिए। एक बार सुनिए, फिर दिखाता हूं कि बीजेपी जवाब में कौन कौन सा पोस्टर ले आई। दिस इज द इमेज, ये दिखा दीजिए यहाँ पे, दिखा दिया। ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है, हर संसद सत्र में राहुल गांधी सारा समय यही सब में निकाल देते हैं। कभी पोस्टर, कभी किताब, कभी ये, कभी वो। पहले तो राहुल गांधी ये बताएं कि जिस भारतीय इकोनॉमी को वो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, ट्रंप ने उससे ट्रेड डील की क्यों? डेड इकोनॉमी, मरी हुई इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड डील क्यों करेगा? बताएं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए। कह रहे हैं भारत $500 बिलियन का सामान खरीदने को तैयार हो गया है, अमेरिका ने जबरदस्ती कर दी। हमने आपको बताया था कि फैक्ट क्या है, हर साल कितना खरीदना है, एक साथ $500 बिलियन नहीं खरीदना है। लेकिन कोई राहुल गांधी से पूछे कि अगर इकोनॉमी डेड है तो ट्रंप ने कैसे कह दिया कि हां भाई $500 बिलियन का व्यापार होगा, सामान खरीद लोगे तुम लोग। अपना बात नहीं बताना है, यही पोस्टर लहरा रहे हैं। तो बीजेपी भी आ गई लाइन पर, बोले कि तुम पोस्टर लहराओगे, हमको छापने नहीं आता है एआई से या दूसरी तरीके से। राहुल गांधी संसद में पोस्टर लहरा रहे थे। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्व पीएम नेहरू से जुड़े कुछ पोस्टर संसद परिसर में लहराने लगे। जैसे राहुल गांधी मीडिया को बुला बुलाकर नरेंद्र सरेंडर दिखा रहे थे, वैसे ही गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने पूर्व पीएम नेहरू के पोस्टर लहरा दिए, जिसमें वो एडवीना के साथ दिखा दिए गए थे। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं पोस्टर दिखा के। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए,
पीओ को दे दिया इसलिए, और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। क्या बताइए, मतलब करते करते आप यही सब कीजिएगा। नरेंद्र सरेंडर, झूठे एआई वीडियो बना रहे हैं, झूठे पोस्टर लहरा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को भी जब उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है जिसमें आपको शायद समझ में आएगा कि आप जो करते हैं उसका लेवल क्या है। आप लेवल गिराइएगा, दूसरे को गिराने नहीं आता है। वो भी ले आए फोटो, लो आप और गिराइए, वो और गिराएंगे। यही सब कीजिए संसद में, इसीलिए चुन के भेजती है पब्लिक आप लोगों को, यही पोस्टर खेलने के लिए। लेकिन कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जवाब में मिल रहा है अब यही सब। पाठशाला में अब अगली क्लास। योगी, ममता, हिमंता, 3 चुनावी राज्य, 3 मुख्यमंत्री, तीनों को लेकर कोहराम क्यों मच गया? हिमंता और ममता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई? बंगाल, असम में क्या होने वाला है? योगी का तो खुला ऐलान, कयामत नहीं आएगी, बाबरी दोबारा नहीं बनेगी। किस किस को आग लग गई? अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर गदर छिड़ा हुआ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और फिर बंगाल में ममता बनर्जी। तीनों राज्य ऐसे हैं जिनमें से तो 2 में इसी साल चुनाव है, असम और बंगाल में, और अगले साल यूपी में चुनाव है। और चुनाव जैसे ही आए हैं तीनों राज्यों में पॉलिटिक्स एकदम चरम पर है। सबसे ज्यादा तहलका मचाया हुआ असम में सीएम हिमंता ने और उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने। लेकिन सीएम योगी भी पीछे नहीं है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया जो लोग फिर से बाबरी बनाने के सपने देख रहे हैं। योगी बिना लाग लपेट के बात कहते हैं, उनकी बातों से बहुतों को मिर्ची लग जाती है। अब योगी के नए बयान से किस किस को आग लग गई वो आज आपको दिखाऊंगा। ममता और हिमंता, उनको भी देखिए कि उनके राज्यों की चुनावी लड़ाई ऐसे लेवल पर पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट को अखाड़ा बना दिया गया। बंगाल में एसआईआर का मामला लेकर ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। उधर असम को भी देखिए कि सीएम हिमंता की शिकायत करने विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सोचिए, हालात ये बन गए कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव का एक बड़ा हिस्सा तो सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाने लगता है। चुनावी लड़ाई को कोर्ट में खींचने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि सीएम हिमंता के बंदूक तानने वाले वीडियो पर कैसे बवाल इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले के बीच ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान बना रही है। 3 राज्यों में 3 मुख्यमंत्री और उनके खिलाफ मचे इस घमासान का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा चैप्टर खोलते हैं। चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा था। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलो, जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। इस सियासी घमासान में सबसे पहले बात उस वीडियो की जिस वीडियो ने पूरे देश में ऐसा बवाल मचा दिया कि पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी। ओवैसी जो है वो पूरी तरह से फायर है। यह वीडियो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का है, जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2 दिन पहले असम बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक एआई वीडियो पोस्ट किया जिसमें सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को राइफल से निशाना लगाते हुए दिखाया गया और टारगेट पर जिन 2 लोगों को दिखाया गया उनमें एक के सिर पर जाली वाली टोपी और दूसरे के चेहरे पर लंबी दाढ़ी दिखाई गई। वीडियो के कैप्शन में लिखा था पॉइंट ब्लैंक शॉट और वीडियो में जिन तस्वीरों पर गोली लगते दिखाया गया उनके ठीक ऊपर नो मर्सी लिखा हुआ नजर आया। हालांकि वीडियो पर बवाल बढ़ने लगा तो असम बीजेपी ने उसको डिलीट कर दिया और हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो पूछिए असम बीजेपी ने कैसे पोस्ट कर दिया, कार्रवाई कीजिए उस पर। वीडियो पोस्ट हो गया, वायरल हो गया, उसके बाद डिलीट कर दिया और काम खत्म हो गया। इस वीडियो ने सीएम हिमंता के विरोधियों को मौका दिया। असम में चुनाव होने हैं तो इंडी वाले पूरी तरह से हमलावर हुए, सीएम हिमंता को घेर लिया और मौका दिया था खुद सीएम हिमंता के इस वीडियो ने। असम की लेफ्ट पार्टियां हिमंता बिस्वा शर्मा की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेफ्ट पार्टियों के वकील ने मामले को सीजेआई सूर्यकांत के सामने रखा और तुरंत सुनवाई की मांग की। शिकायत में हिमंता बिस्वा शर्मा के खास समुदाय पर दिए बयानों और वायरल हो रहे वीडियो में एक खास समुदाय को निशाना बनाने का जिक्र किया गया।
आरोप लगाया गया कि असम में इन मामलों की संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह कह दिया कि समस्या यह है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनाव का कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाता है। सीजीआई ने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग नहीं मानी। सीजीआई ने कहा कि वो मामले को देखेंगे और सुनवाई के लिए तारीख देंगे। इस सारे बवाल के बीच कांग्रेस ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो को लेकर दीसपुर में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने तो यहां तक कह दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो ने ग्लोबल लेवल पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बीजेपी की थू-थू करवा दी। सुनिए एक बार। जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट कराया है, उससे सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिस तरह का फांसीवादी वीडियो, जिस तरह का नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो पोस्ट करवाता है, वो न तो सिर्फ घटिया है बल्कि निहायत घटिया है। और वो गोली मुसलमानों के सीने पे नहीं बल्कि संविधान के सीने पर थी। वो गोली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गोडसे ने गांधी जी के सीने पे मारी थी। अब आप सोचिए, अगर आप एसआईआर के जरिए या दूसरे जरिए से घुसपैठियों को बाहर भी कर रहे होंगे तो आपका ये वीडियो जो है वो आपके खिलाफ माहौल बनाएगा। आप कैसे इसे दिखा सकते हैं बॉस? घुसपैठियों को बाहर भी करना है तो भी ये वीडियो सवाल खड़े करेगा ही करेगा, और आप खुद मौका दे रहे हैं खड़े करने का सवाल। असम में भी करीब 35 से 40% मुसलमान वोटर है, तो ऐसे में भला असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते हैं? हिमंता के पॉइंट ब्लैंक वाले वीडियो के घमासान में वो कूद पड़े। ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो को मुस्लिम विरोधी बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। यही नहीं, ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो की शिकायत कर दी। ओवैसी तो इस विवाद में पीएम मोदी के मलेशिया दौरे को भी ले आए। एक बार सुनिए कैसे सवाल उठ रहे हैं हिमंता के इस वीडियो की वजह से। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ? असम बीजेपी ने जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो पोस्ट किया, बवाल होने पे डिलीट कर दिया, इस पर भी कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो काम तो उनका हो ही गया। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो की जानकारी तक होने से इनकार कर दिया और शिकायत होने पर कहा कि वो घुसपैठियों के खिलाफ अपनी बातों पर कायम रहेंगे और इसके लिए वो जेल भी जाने को तैयार है। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा? मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का रास्ता है, तो ये वो इस वीडियो में कैसे पता चल रहा है? और अगर आपको वीडियो के बारे में नहीं पता, किसी ने वीडियो बना के डाला, तो आप मुख्यमंत्री, आप खुद एफआईआर करा देते। आपने क्यों नहीं कराया? असम को लेकर बड़ा बवाल मचा है। उधर बंगाल में भी चुनाव होने हैं और बंगाल में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। दरअसल पिछले हफ्ते तो टकराव इतना बढ़ गया कि सीएम ममता बनर्जी खुद ही पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले बंगाल में हो रहे एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया और बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर में दखल देने की अपील की। लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर की गई अलग अलग शिकायतों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कर दिया कि एसआईआर में किसी भी राज्य को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ममता सरकार की कई मांगे ठुकरा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि ममता बनर्जी को पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वहां पर फैक्ट पर, सबूतों पर बात होगी, उनके वहां जाने से केस नहीं पलटेगा।
लेकिन उनको अपने लोगों को मैसेज देना था कि देखो मैं लड़ रही हूं, वो उन्होंने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि भाई एसआईआर में कोई रोक नहीं सकता। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सभी स्टेट ये जान ले किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी अब नया प्लान एक्टिवेट करने में जुट गई। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी वो, जिसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुनिए एक बार। उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर लाइक माइंडेड पार्टीज एंड द प्रोसेस इज इन एक्शन। जब जो होगा द मीडिया विल बी ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली। इफ यू आर वर्किंग इन अ बायस्ड एंड पार्टिजन मैनर, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू मूव एन इम्पीचमेंट। भाई अगर चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करते, वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और वहां नहीं कर पा रहे हैं तो इंपीचमेंट की बात करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम और बंगाल को लेकर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। यूपी में 2027 के चुनाव की गर्माहट बढ़ने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों पर आज बड़ा हमला बोला। बाबरी के नाम पर बंगाल में माहौल बनाया जा रहा है। कल से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि अयोध्या में बाबरी ढांचे का कयामत तक भी निर्माण नहीं हो पाएगा। सुनिए एक बार। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। यानी बाबरी पे यू टर्न का कोई मामला नहीं है, योगी आदित्यनाथ क्लियर कर रहा है। लेकिन यू टर्न की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान की बात भी जरूरी है। अगला चैप्टर, बांग्लादेश को मारकर कोहनी आईसीसी के हाथों कितने डॉलर में बिका पाकिस्तान? इंडिया से मैच पर क्या सीक्रेट डील हुई? पाकिस्तान की नौटंकी पर ऐसी छीछा लेदर देख के आप हंसी नहीं रोक पाइएगा। कल से पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है वो नॉन स्टॉप हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान काम ही ऐसा करता है कि पूरी दुनिया हंसती है उस पर। पहले तो बड़ी अकड़ में पाकिस्तान ने कहा था कि वर्ल्ड कप, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर बोला कि वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के पीएम तक ने ऐलान कर दिया, और हमने आपको तब भी पाठशाला में कहा था कि 2 कौड़ी का देश है, देखिएगा यू टर्न मारेगा। और अब वही हुआ, मारा भाई लोगों ने यू टर्न, और वर्ल्ड कप भी खेलेगा, इंडिया से भी खेलेगा, और वो सब करेगा जो इनसे कहा जाएगा। यानी बांग्लादेश को एक साइड में रख दिया, वो बेचारा बाहर बैठा, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। पैसे दिखाए गए इसको पाकिस्तान के सामने, जैसे ऐसे आप हड्डी लटकाइए तो जानवर आता है, वैसे इनको पैसा दिखाइए दौड़े दौड़े आते हैं दो मिलाते हुए। कहा जा रहा अंदर अंदर कुछ डॉलर में बेच दिया इन्होंने अपना मुस्लिम भाईचारा। अब दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान की पब्लिक माथा पीट रही है। सब पाकिस्तान को लेकर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने थूक के चाटने का काम किया है। इतने दिनों तक ड्रामा कौन बात का किए जी, जब डॉलर देख के एकदम से लाट टपका देते हो। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश को धोखा दिया। लोग खुद कह रहे हैं ये बातें, हम नहीं पाकिस्तान की पब्लिक कह रही। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार की खुद पाकिस्तान तक में छीछा लेदर हो रही है। आईसीसी के सामने जिस तरह से पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो हैरान करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही यही है भाई। वो तो हालांकि दिखाने के लिए नौटंकी लेकर मैं बैन से नहीं डरता, लेकिन चंद डॉलर में पलट गया। पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती के बारे में डिटेल्स से आपको बताऊंगा, अंदर ही अंदर क्या हुआ ये समझाऊंगा, लेकिन बुरी तरह से कैसे इसने मात खाई, दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्यों कहा जा रहा है, वो दिखाऊं। उससे पहले इस बेइज्जती का एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि थूक के चाट लिया है पाकिस्तान। आप देखिए कि कल तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकड़ दिखा रहा था, कह रहा था कि हम किसी से नहीं डरते, हम बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़े हैं,
वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी की सारी हेकड़ी एक दिन में निकल गई। लाहौर में कल आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के बीच बैठक हुई और इसके बाद अब पाकिस्तान का यह स्टैंड है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होना है। पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन आईसीसी से पाकिस्तान को ढेले भर का कुछ नहीं मिला। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने दिनों तक अपनी पब्लिक को सिर्फ बाइकआउट का चूरन चटाया। शहबाज शरीफ तक ने कहा कि भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। वही सरकार अब कह रही है कि बैठक और दोस्त मुल्कों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वो 15 फरवरी 2026 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना निर्धारित मैच खेलने मैदान पर उतरे। गजब यूटर्न है भाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात की कोई कीमत ही नहीं है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की कि नहीं आपको खेलना चाहिए तो हम खेल रहे हैं। अरे सीधे बताओ ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि अब कैसे थोड़ी भी इज्जत बचाने के लिए क्या करें, कैसे बोलें कि हम खेलेंगे, नहीं तो मेरा डॉलर चला जाएगा। तो बोलो कि तुमने कहा बांग्लादेश को कि यार एक चिट्ठी लिख दो कि आप लोग खेलिए, तो हम उसी के बहाने घुस जाएंगे। पाकिस्तान की पब्लिक यही सब देख के भड़की हुई। पब्लिक मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो अपनी ही सरकार और क्रिकेट बोर्ड को जमकर कोस रही है। भले ही पाकिस्तानी ये कहें कि आईसीसी ने उनकी बातों और उनके कंसर्न को मान लिया है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से कुछ नहीं मिला। आप देखिए कि पाकिस्तान ने शर्तें क्या रखी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि भारत पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज। आईसीसी ने कहा कि नहीं, हम कैसे इंडिया को बोलेंगे कि तुम खेलो बायलैटरल, इंडिया खेल भी नहीं करेगा। आईसीसी ने कहा कि हमारे हाथ में ही नहीं है। फिर हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, यह डिमांड खारिज कर दी गई। आईसीसी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं कि हैंडशेक करना ही है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज की मांग की गई, आईसीसी ने इसको भी नामंजूर कर दिया। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, इस मांग को भी आईसीसी ने खारिज कर दिया। यानी ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि कैसे इंडिया से ज्यादा मैच खेल लें कि और डॉलर मिल जाए। आईसीसी ने कहा कि भक्त जो कह रहे हो खेलो ना, नहीं तो जो दे रहे हैं डॉलर वो भी ले लेंगे। तो आ गए ये लोग औकात पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह जताया जा रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि ये मुश्किल लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 400-500 डॉलर में पीसीबी बिक गया है। पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने को तैयार हो गया। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मौज ली। ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि लोग हंसी के मारे पेट पकड़ ले रहे हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी सरेंडर कर रहा है, सामने जय शाह बैठे हैं, बगल में राजीव शुक्ला खड़े दिख रहे हैं, पीछे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह भी दिख रहे हैं। एक और मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि ये सरेंडर करने की आदत हो गई है अपन को। एक और मीम है जिसमें जय शाह की तस्वीर बनी है और लिखा है कि बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा, अभी तो फाइन भी लगेगा, और जो कुत्ता है उसके गले में पाकिस्तान का झंडा है। सबसे मजेदार तो एक मीम है जिसमें ड्राइवर बने मोहसिन नकवी अपने मालिक को बता रहे हैं कि एक गलती हो गई है। देखिए जरा ये वायरल वीडियो। ट्रक पलटा पड़ा, कह रहा मालिक थोड़ी सी गलती हो गई। वैसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आईसीसी के संभावित एक्शन से बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आप देखिए कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता था। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर 300 करोड़ से ज्यादा का भारी जुर्माना लग सकता था। पीसीबी को 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेशन फीस का भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आईसीसी पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू 285 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर सकता था, जिससे पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने में भी मुश्किल आ सकती थी। इसके अलावा पीएसएल के संचालन को लेकर भी पाकिस्तान के सामने दिक्कतें आ सकती थी। इतने पैसे के लिए तो पाकिस्तान जो है वो गली क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाता। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब इस बारे में पूछा गया कि तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी की धमकी से नहीं डरता। ये मोहसिन नकवी ये बोलते हुए कि हम डरते नहीं है, खुद ही हंस रहा है। इसको भी अंदर अंदर पता है कि इसका क्या हाल है। लेकिन कैसा देश है बॉस, हर बार ऐसे बेइज्जती कौन सहता है? कैसे लगता होगा इसके देश के लोगों को, मैं तो ये सोचता हूँ। खैर वो लोग भी शायद इसके आदी हो चुके हैं कि अब बेइज्जती होना उनकी किस्मत में। पीछे बगल वाला भी हंस रहा है देख के कि मोहसिन नकवी कैसे झूठे बोल रहा है कि हम नहीं डरते। खैर पाकिस्तान का इलाज तो हो गया है, लेकिन अब आपके इलाज की बात। 4 नंबर से लेकर 10 नंबर लाने वाले भी क्या डॉक्टर बनेंगे? नीट पीजी में क्या गजब हो रहा है कि पब्लिक परेशान है। मेडिकल की सीट भरने के लिए ऐसा काम, लोग क्यों बोले डॉक्टर के पास जाने से डर लगेगा, अब इसका चैप्टर। पिछले कुछ समय से इस देश में मेडिकल एजुकेशन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
कि क्या मेरिट की कोई वैल्यू है कि नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी है कि माइनस नंबर लाने वालों को भी डॉक्टर बनाने की सनक सवार है? और अगर इस तरह से डॉक्टर तैयार किए जाएंगे, क्या कोई इस तरह से ऐसे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाएगा? ये सारे सवाल फिर से इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उस नए बवाल से, जो नया बवाल नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद हो रहा है। यह मामला पहले से ही कोर्ट में है, लेकिन आप देखिए कि 4 नंबर 10 नंबर लाने वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें मिल गई हैं। ऐसे ऐसे लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं जिनके नंबर सुनकर माथा पकड़ लीजिएगा कि अगर ये डॉक्टर बन गए तो क्या ही करेंगे। यह सब तब हुआ है जब नीट पीजी क्वालिफाइंग कट ऑफ में भारी कटौती की गई, जिसके चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटों पर बेहद कम स्कोर में एडमिशन दिया जा रहा है। कम नंबर के बाद भी जिन सीटों पर दाखिला मिल रहा है उसमें हाई रिस्क क्लिनिकल स्पेशलिटी भी शामिल है। यह तो सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है, लोग कह रहे हैं, जिसका नए सिरे से विरोध शुरू हो गया है। नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो हो रहा है उससे पूरा देश हैरान है। आप देखिए कि कट ऑफ काफी कम करने के बावजूद कई कैंडिडेट्स को सिर्फ 1-2 मार्क्स पर ऐसे डिपार्टमेंट्स में सीट मिल गई जिन डिपार्टमेंट में काम करना बहुत रिस्की होता है। जैसे रोहतक के एक सरकारी मेडिकल संस्थान में एमएस ऑर्थोपेडिक्स की सीट 4 नंबर लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार को मिल गई। वहीं दिल्ली के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस गायनेकोलॉजी में 44 अंकों पर ओबीसी उम्मीदवार का दाखिला हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही जनरल सर्जरी की सीट 47 अंक पर भर दी गई। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में ओबीसी उम्मीदवार का 10 अंक लाने पर दाखिला हो गया। एनाटॉमी की सीट एसटी उम्मीदवार को 11 अंक लाने पर अलॉट हो गई। बायोकेमिस्ट्री की सीट पर -8 अंक लाने वाले एसटी उम्मीदवार को एडमिशन दे दिया गया। 800 में से -12 नंबर लाने वाले ओबीसी कैंडिडेट को फिजियोलॉजी में एमडी की सीट अलॉट हुई है। नेगेटिव स्कोर वाले 2 और कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट पक्की कर ली है। माइनस में नंबर लाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर इसलिए स्पेशलिस्ट बन पा रहे हैं या बनने के राह पर चल रहे हैं क्योंकि एनबीईएमएस ने परसेंटाइल ही इतना गिरा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई। इसके बाद एनबीईएमएस ने जो किया आप वो देखिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 से घटाकर 7 कर दिया। यानी पहले 800 में से कट ऑफ स्कोर 276 था, उसको घटा के 103 कर दिया गया। वहीं जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 45 की जगह केवल 5 परसेंटाइल मानक तय किया गया। इसका कट ऑफ स्कोर 255 से घटकर 90 हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के परसेंटाइल, जिसे 40 से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया, जिसके बाद इसका स्कोर कट ऑफ 235 से गिरकर -40 रह गया। राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद पहले ही हंगामा हो रहा था। जब नियमों में बदलाव किए गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि कटौती मेडिकल पीजी की सीटें भरने के लिए की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीटों को भरने की होड़ में क्वालिटी से समझौता न कीजिएगा। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या 0 या नेगेटिव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित होना चाहिए। भाई अजीब तर्क दिया जा रहा है कि सीटें खाली रह जाती इसलिए हमने कितने भी नंबर आए तो एडमिशन दे दिया, और फिर कहा जा रहा है कि अभी तो एडमिशन दिया है ना, डॉक्टर बना थोड़ी है, वहां तो नंबर लाएगा तो बनेगा। अरे भाई जिसको 4 नंबर आ रहा है उसका आप समय भी बर्बाद कर रहे हैं, साल भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और आप जो उसको मदद कीजिएगा वो टैक्स पेयर के पैसे से ना कीजिएगा। 4 नंबर वाला कितना ऐसा लड़का होगा बॉस, या 10 नंबर लाने वाला या 44 लाने वाला, कि वो फाइनल में जब डॉक्टर बनेगा जाकर तो एकदम तूफानी बन जाएगा। देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जाएंगे उससे इलाज कराने। सीटें भरने की यह होड़ मेडिकल प्रोफेशन के न सिर्फ स्तर को गिराएगी बल्कि कम नंबर लाकर भी अहम विभागों में एडमिशन लेकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे उनसे मरीजों पर आफत नहीं आएगी, लोग पूछ रहे हैं। कम स्कोर के बाद भी एडमिशन देने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट करने की काबिलियत सिर्फ एंट्री स्कोर से तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, सुपरविजन और एग्जिट एग्जाम से पक्का किया जाएगा, और कोर्स के दौरान परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए इंस्टीट्यूशन भी जिम्मेदार होते हैं। तो भाई यही नियम सब जगह कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए ना भाई। आप यूपीएससी में भी लोगों को दे दीजिए कि कम से कम भी लाओगे तो हम देंगे। अभी तुम आईएएस बने थोड़ी हो, जब आईएएस बनोगे तब हम तुम्हारा देखेंगे कि तुम्हारा क्वालिटी ठीक है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप। और सरकारी कॉलेजों में
आप उसको आर्थिक मदद दीजिएगा, वो पैसा कहां से आएगा? हवा से आएगा। और कल को वो नहीं बन पाएगा, उसका समय बर्बाद हुआ, उसका पैसा बर्बाद हुआ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, कौन भरेगा? लेकिन चल रहा मामला, कोर्ट तक कह रहा है कि ये कैसे स्टैंडर्ड बनेगा? सीट भरना, भर दीजिए सीट, उसके बाद बेड भर दीजिएगा जब लोगों का इलाज नहीं होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज के सवाल कि भगवान शिव के 8 पुत्र थे, तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के अलावा 6 कौन है? सोचा है कभी? आज इसके बारे में बताओ। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, लेकिन कितनों को पता है कि भगवान शिव के 2 नहीं 8 पुत्र थे और एक पुत्री का भी जिक्र मिलता है कई जगह, यानी कुल 9 संतानों की बात कही जाती है। आज इनके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल शिव जी के कुल 8 पुत्र हैं, जिनका जिक्र विभिन्न पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। भगवान शिव के पुत्र केवल भौतिक संतान ही नहीं, बल्कि शिव जी के शक्तिपुंज गुणों और कार्यों के भी प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव के 8 पुत्र जो माने जाते हैं, उनके नाम हैं कार्तिकेय, गणेश, अयप्पा, अंधकासुर, भूमा, श्रृंगी, एकपद और महाकाल भैरव। मान्यता है कि अयप्पा का जन्म मोहिनी यानी विष्णु जी के मोहिनी रूप और शिव जी के मिलन से हुआ। केरल के सबरीमाला मंदिर में उनकी भव्य पूजा हुई। मान्यता है कि अंधकासुर का जन्म भगवान शिव का पसीना जब धरती पर गिरा तो उससे हुआ, जिसे हिरण्याक्ष ने पाला। कुछ तांत्रिक और आगमिक ग्रंथों में भूमा को शिव के तप से उत्पन्न हुआ एक पुत्र माना गया है। कुछ ग्रंथों में यह वर्णन है कि एक समय शिव ने तप से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम श्रृंगी था, जो एक ऋषि बने। एक पद रुद्र शिव का एक विशेष रूप, विशेष तांत्रिक रूप है और इसे कुछ परंपराओं में उनका पुत्र कहा गया है। यह रूप भैरव तत्व से जुड़ा हुआ है। शिव से उत्पन्न हुए उग्र रूप भैरव, जो समय, मृत्यु और तंत्र के अधिपति माने जाते हैं, कुछ परंपराओं में इन्हें शिव का ही अंश पुत्र भी माना गया है। कुछ ग्रंथों और पुराणों में भगवान शिव की पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। कुछ में एक से ज्यादा पुत्री का जिक्र मिलता है। अशोक सुंदरी, मनसा देवी, ज्योति बताए गए हैं पुत्रियों के नाम। हालांकि भगवान शिव के परिवार को लेकर अलग अलग दूसरी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।